लेक्चर 68 माई लिटिल वाइफी। अब आगे। अगली सुबह। फार्म हाउस। अगली सुबह एव वॉशरूम से बाहर आता है और एक नज़र अपनी लिटिल वाइफ देखता है जो पागलों की तरह अपना सर तकिए में घुसाए थी। एव अपनी सर हिला देता है और फिर चेंज करने चला जाता है। इधर सिमी को भी एक आइडिया आ गया था एव से बचने का। कुछ ही देर में एव एक पूरा ऑफ वाइट कलर का बिजनेस शूट पहन कर आता है और ड्रेसिंग टेबल के आगे आकर अपनी ब्रांडेड वॉच पहनने लगता है। क्रीम कलर की टाई और ऑफ वाइट शूट में वो किसी राजा की तरह लग रहा था और ऊपर से उसका फ्रेश और एनर्जेटिक चेहरा उसे और हैंडसम बना रहा था। एव अपने फ़ोन को लेकर बाहर जाते हुए सिमी से बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ सारा सामान है। फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें मेंशन ले जाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। सिमी जो तकिए में सर घुसाए थी एव के जाने का नाम सुन जल्दी से बेड से उठते हुए बोली, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एव रुक जाता है और सिमी की तरफ देखता है, पर उसकी आंखें सिमी को देखते ही उसी पर इंटेंस हो जाती है। सिमी एव की आंखों पर ध्यान न देते हुए अपनी बात बोल रही थी, देखिए, भले ही हमारी शादी हो गई पर प्लीज सेमेस्टर एग्जाम के बाद आप मेरे हबी बन सकते हैं, क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिमी की बातें सुन एव की भौहें तन जाती है और वो थोड़े सख्त आवाज में बोला, तुम मेरी वाइफ हो और जितना जल्दी इस बात को समझ लो उतना अच्छा होगा। और मैं नेक्स्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा जिसमें तुमको मैं पूरी दुनिया के सामने एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। गॉट इट? सिमी तो उसकी सख्त आवाज सुनकर ही चुप हो जाती है और उधर एव सिमी की तरफ आने लगता है। सिमी जब एव को खुद के पास आता देखती है तो जबरदस्ती हंसते हुए बोली, वो आप जाए न ऑफिस, अब देर हो रही। सिमी इतना ही कहकर चुप हो जाती है क्योंकि एव उसे अपने पास खींचकर सिमी को ऊपर से नीचे देखते हुए अट्रैक्टिव आवाज में बोला, वैसे माय लिटिल वाइफी, तुम शादी के दूसरे दिन तो और भी ज्यादा टेम्पटिंग लग रही हो। मुझे तुम्हें टेस्ट करने का मन कर रहा है और तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो इस तरह। एव के इतने पास होने से और उसकी बातें सुन अब सिमी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, पर तभी उसे ध्यान आता है कि वो पूरी नेक्स्ट है अभी तक और वो ऐसे ही उसके सामने आ गई। एव उसके होठों तक पहुंच चुका था अब तक। सिमी जल्दी से उसे दूर करते हुए बोली, प्लीज अब बस भी करिए और अब ऑफिस जाइए, मुझे भी फ्रेश होना है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो पाउट बना लेती है। एव को हल्की सी हंसी आ जाती है और वो सिमी के लाल होठों पर स्मूच किस करके उसे छोड़ देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिमी खुन्नस भरी नजरों से उसे जाता हुआ देख रही थी। उसे तो अभी भी यकीन करना मुश्किल था कि वो अब तक जिस मेंशन को अपना घर मानती थी अब वो उसका ससुराल है और वो अब वहाँ की बड़ी बहू बन चुकी है। सिमी का तो ये सोच सोच ही हालत खराब हो रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था ये सब, पर वो उस मॉन्स्टर के आगे क्या ही बोल सकती थी। सिमी इन सब ख्यालों को दूर करती है और फ्रेश होने चली जाती है। उसका पूरा शरीर लव बाइट से भरा हुआ था। वो फ्रेश होकर रेडी होती है। एव ने कपड़े मंगा रखे थे सिमी के लिए, इसलिए वो जल्दी से रेडी होने लगती है। उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी। तभी वो खुद से बोली, मुझे उन्हें अभी अनाउंस करने से किसी भी तरीके से रोकना होगा, वरना वो मॉन्स्टर कुछ भी कर सकता है और मुझे अभी पढ़ाई भी पूरी करनी है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर वो सीधे एव के ऑफिस जाने का प्लान करती है, क्योंकि रात में एव कब घर आता और सुबह कब चला जाता पता ही नहीं चलता था सिमी को, इसलिए वो वहां जाने का सोचती है। वो रेडी होकर नीचे आती है और डाइनिंग एरिया की तरफ जाती है। वहां ब्रेकफास्ट पहले से ही रखा था और सिमी कल से बहुत भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से उसे करने लगती है। कुछ देर बाद वो फार्म हाउस से बाहर निकलती है तो सामने ही उसे एव का ड्राइवर दिख जाता है। सिमी प्यारी सी स्माइल करते हुए उनके पास जाती है। ड्राइवर जल्दी से गेट खोलता है। सिमी बैठने से पहले कुछ सोचते हुए उससे बोली, काका, आप मॉन्स्टर का ऑफिस देखे हो कि किस जगह है? उद्धरण चिन्ह।
ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आता, वो अपना सर खुजाते हुए बोला, मैडम ये मॉन्स्टर कौन है? सिमी अपने सर पर मारते हुए खुद से ही बोली, ओ गॉड मैं भी ना क्या क्या कह देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो फिर से स्माइल करते हुए बोली, वो मेरे कहने का मतलब कि आपके जो सर है उनका ऑफिस आप जानते हैं कि कहाँ है? ड्राइवर बोला, अच्छा अच्छा चेयरमैन सर का ऑफिस, चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको। उद्धरण चिन्ह। सिमी ड्राइवर की बात जो उसने चेयरमैन कही उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और हाँ बोलकर कार में बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक बड़े से बिल्डिंग के आगे सिमी खड़ी थी। सिमी उस बिल्डिंग को बहुत ध्यान से देखते हुए खुद से ही बोली, अच्छा तो मॉन्स्टर यहाँ नौकरी करते हैं। सिमी को अभी तक अच्छे से नहीं पता था कि एफ कोई ऐसा वैसा नहीं, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी और किंग ऑफ बिजनेस है। उसे कभी एफ के पैसे फेम रुतबे से फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए उसे लगा कि एफ यहाँ काम करता है। वो गेट के बाहर खड़ी थी और अंदर की ओर जाने लगी, तभी दो गार्ड्स जो वहां खड़े थे वो सिमी को रोकते हुए बोले, किससे मिलना है आपको और इड प्रूफ दिखाए अंदर जाने से पहले। उद्धरण चिन्ह। सिमी मासूमियत से उन दोनों से बोली, वो मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एक गार्ड सिमी से फिर बोला, तो आप अंदर नहीं जा सकती, जाए यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। सिमी फिर से क्यूट आवाज में बोली, देखिए अंदर जो मॉन्स्टर। सिमी फिर अपनी बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब अंदर एक अखंड नाम के इंसान काम करते हैं, मुझे उनसे ही मिलना, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। वो गार्ड्स अपने चेयरमैन का नाम सुनकर सिमी को ऊपर से नीचे अजीब नजरों से घूरते हुए बोले, कपड़े से तो तुम अच्छे घर की दिखती हो, पर हमारे चेयरमैन सर ऐसे ही किसी से नहीं मिल लेते, उनसे मिलने के लिए लोग 10-10 दिनों तक चक्कर लगाते रहते हैं, तब वो जल्दी नहीं मिलते किसी से। उद्धरण चिन्ह। सिमी मन ही मन अब मॉन्स्टर को कोस रही थी कि क्या जरूरत थी इतने बड़े ऑफिस में काम करने की। वो फिर से बोली, देखिए मुझे चेयरमैन से नहीं अखंड से मिलना है, वो मुझे जानते हैं, आप उनसे एक बार खुद ही जाकर कह दीजिए कि सिमिका आई है। उद्धरण चिन्ह। वो गार्ड सिमी का मजाक उड़ाने के लहजे में बोला, ऐसे रोज कई सारे हमारे चेयरमैन के रिश्तेदार बनकर आते हैं, इसलिए अब जाओ यहाँ से वरना धक्के मारकर निकाला जाएगा। उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स के मुंह से ऐसी बातें सुन सिमी की आंखें भर आती है। उसे नहीं पता था कि कोई उसे ऑफिस में घुसने ही नहीं देगा। वो एव को कॉल करने का सोचती है, पर उसका कॉल ही स्विच ऑफ आ रहा था। गेट पर शोर होने से उस जगह की जो हेड थी वो उन गार्ड्स के पास आती है। वो एक लड़की थी जिसने 10 सेंटीमीटर की ऊंची हील और ब्लैक स्कर्ट और वाइट शर्ट पहन रखा था, चेहरे पर हैवी मेकअप था। वो उन लोगों के पास गुस्से में आकर बोली, क्या बकवास चल रहा है यहाँ, ये रिप्यूटेड कंपनी है, न कि कोई लो क्लास मार्केट। उद्धरण चिन्ह। उसने सिमी और गार्ड्स की सारी बातें सुन रखी थी कि सिमी को चेयरमैन से मिलना था। इस बात से वो लड़की बहुत चिढ़ जाती है और ऊपर से सिमी की खूबसूरती ही इतनी कमाल की थी कि वो बिना मेकअप में ही बड़ी सुंदर लग रही थी। वो लड़की यही सोच रही थी कि जिस चेयरमैन से मैं नहीं मिल पाती उससे ये सड़क छाप लड़की मिलने आई है, इसीलिए वो बहुत बदतमीजी से सिमी से बात करते हुए बोली, तुम निकलो यहाँ से, हमारे सर किसी एरे गेरे से नहीं मिलते, और अब यहाँ तुम रुकी तो सच में धक्के मारकर तुम जैसी घटिया लड़की को बाहर किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सिमी को बहुत चुभ रही थी उसकी बातें, उसके आंखों से आंसू उसके गाल पर गिरने लगे। वो लड़की सिमी को कुछ न बोलता देख अपने गार्ड से गुस्से में बोली, निकालो इसे और जाकर रोड पर फेंक कर आओ। उद्धरण चिन्ह। सिमी ये सुनकर दंग रह जाती है कि कोई लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो गार्ड्स फिर सिमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। 69 सिमीज ड्रीम वेडिंग। अब आगे गार्ड्स सिमी को पकड़ने आते हैं, तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। वो एव का पीए शुभम था जो कुछ काम से बाहर जा रहा था। वो जब वहां सिमी को खड़े देखता है तो तुरंत उसके पास जाता है और सबको पीछे होने का ऑर्डर देता है। सभी जानते थे कि शुभम उनके चेयरमैन का खास इंसान है, इसलिए प्रिया जो वही लड़की थी जिसने सिमी के साथ बदतमीजी की थी
और भी बाकी सब तुरंत पीछे हट जाते हैं। सिमी भी शुभम को पहचानती थी कि क्योंकि वो हमेशा एव के साथ ही दिखता था। शुभम आकर सिमी को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मैम, आप यहाँ। सिमी जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, भैया मुझे उनसे मिलना है पर ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। उद्धरण चिन्ह। शुभम घूरकर उन सब को देखता है। वो सब और प्रिया भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि शुभम इस लड़की से इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा है। शुभम सबको इग्नोर करते हुए सिमी से बोला, चलिए मैम, मैं आपको बॉस के पास लेकर चलता हूँ। सिमी भी हाँ बोलकर उसके साथ चली जाती है और वो गार्ड्स और प्रिया की तो हालत ही खराब हो जाती है। शुभम एव के केबिन के बाहर खड़े होकर एक बार नॉक करता है। फिर सिमी को देखते हुए बोला, मैम आप अंदर जाइए, मुझे काम है। उद्धरण चिन्ह। सिमी भी हम कह देती है और शुभम वहां से चला जाता है। सिमी थोड़े गुस्से में थी, उसे आज बहुत हट हुआ था, इसलिए वो गुस्से से अंदर जाती है। एव ग्लास वॉल के आगे खड़ा होकर अपने दोनों हाथ अपने पैंट के पॉकेट में डालकर कुछ सोच रहा था। तभी कोई आकर उसकी स्लीव को पकड़कर खींचने लगता है। एव की आंखें कठोर हो जाती है और वो पलटकर देखता है तो उसकी क्यूट सी लिटिल वाइफ गुस्से से लाल होकर मुंह फुलाए उसे ही अपनी तरफ खींच रही थी। एव को तो उस वक्त सिमी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लेता है और उसके फूले हुए गालों को सहलाते हुए उसे शांत कराते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो, शांत हो जाओ। सिमी उसकी बाहों से छूटने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, क्या जरूरत थी आपको इस ऑफिस में काम करने की जहां कोई मुझे आपसे मिलने ही नहीं देता और न ही अंदर आने देता है। एव ये सुनता है तो उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वो बोलता है, अच्छा तो मेरी क्यूट लिटिल वाइफ मुझसे मिलने आई है और किसकी इतनी हिम्मत हुई कि कोई तुम्हें रोक सके। हम सिमी शिकायती लहजे में बोली, वो जो बाहर गार्ड्स थे और एक मेकअप की फैक्ट्री। एव गार्ड्स का तो समझ जाता है पर मेकअप की फैक्ट्री नहीं समझ पाता, इसलिए वो फिर बोला, साफ साफ बोलो ये सब मेकअप की फैक्ट्री क्या है। उद्धरण चिन्ह। सिमी मुंह फुलाते हुए बोली, एक लड़की थी वहां, उसने भी कहा मुझे कि मैं चेयरमैन से नहीं मिल सकती, फिर मैंने कहा कि मुझे उनसे नहीं आपसे मिलना है, पर तब भी नहीं मिलने दिया। उद्धरण चिन्ह। एव समझ जाता है कि ये सब कौन किया होगा। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालकर किसी को मैसेज करता है, फिर अपना फ़ोन साइड में रख देता है और बिना किसी भाव के बोला, तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें देख लूँगा और चेयरमैन वो मुझे ही कह रहे थे, ओके, इसलिए अब कंफ्यूज मत होना। उद्धरण चिन्ह। सिमी अपना छोटा सा सर ऊपर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एव को देखते हुए बोली, अच्छा तो आप हो चेयरमैन, तभी तो बार बार सब कह ही रहे थे। उद्धरण चिन्ह। आप इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हो। उद्धरण चिन्ह। सिमी मासूमियत से बोली। एव उसके लाल होंठों पर हल्के से किस करते हुए जवाब दिया, हम। सिमी उसे घूरते हुए बोली, और आपका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था। एव फिर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, क्योंकि मैं अभी अभी ही मीटिंग से आया था, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। सिमी कुछ नहीं बोलती। एव उसके बाल को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, और कुछ जानना है, हम। सिमी अपनी नज़रें झुकाते हुए जवाब देती है, हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। एव उससे बोला, बोलो क्या बोलना है। सिमी ऐसे ही उसकी बाहों में खड़ी रहे हुए सॉफ्ट सी आवाज में बोली, वो आप अभी शादी की बात अनाउंस मत करिए, क्योंकि मैं ऐसी शादी कभी करना नहीं चाहती थी जो पेपर्स पर डिपेंड हो, और अभी पढ़ाई और मेरा कथक कंपटीशन भी है, इसलिए प्लीज अभी मत करिए कुछ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपने आंखों के कोने से एव के फेस को देखती है, जिसका अभी तक इमोशन लेस था। सिमी जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है। एव उसके छोटे से फेस को देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम कैसी शादी चाहती हो, और मैं बिल्कुल वैसी ही शादी करूंगा तुमसे, पर अभी ये जरूरी था करना। बाकी मैं इसे अनाउंस करूंगा ताकि कोई भी तुम्हें आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत न करे। उद्धरण चिन्ह। एव की ऐसे खतरनाक बात सुन सिमी थोड़ी डर सी गई, पर उसकी पहली बात को सुनकर उसके फेस पर एक चमक सी आ गई और वो जल्दी से खुश होते हुए बोली,
क्या सच में मेरी शादी बादलों पर होगी? एव उसके नोज को पिंच करते हुए हल्की सी स्माइल में जवाब देता है, यस माय लिटिल वाइफी, तुम्हारी शादी तुम्हारे ड्रीम के हिसाब से ही होगी। उद्धरण चिन्ह। सिमी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और एव उसे ऐसे बच्चों के जैसे खुश होते हुए देख रहा था। सिमी फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन प्लीज मेरी ये वाली बात भी मान लीजिए। अभी मत करिए कुछ भी अनाउंस, प्लीज प्लीज प्लीज। वो बच्चों के जैसे गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी। एव उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, ओके मैं नेक्स्ट मंथ अनाउंस करूंगा। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सिमी न चाहती हुए अपना सर हाँ में हिला देती है कि कम से कम अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर सिमी उससे दूर होते हुए बोली, अब मुझे घर जाना है क्योंकि कल कॉलेज भी है और आज कथक क्लास भी जाऊंगी, बहुत दिन हो गए। उद्धरण चिन्ह। एव उसे अपनी गोद में उठाते हुए अपने सीक्रेट रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम ऐसे ही चली जाओगी? सिमी अपना शर्म से लाल चेहरा लिए घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, ये ऑफिस है, प्लीज छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। एव उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करके अपने रूम में ले जाता है और गेट अंदर से लॉक कर देता है। उधर वाधवा मेंशन में सारिका जी, आस्था जी, मेनका, अनवी, अहाना, चिक्की सभी हाल में बैठे हुए थे। चिक्की अपने फोन में बिजी थी। अहाना, अनवी, सारिका और आस्था जी से कुछ बात करते हुए किसी चीज की तैयारी कर रही थी और मेनका वाधवा बड़े ही घमंड से मैगजीन पढ़ रही थी। सब उसके बर्ताव से वाकिफ थे, इसलिए कोई उनसे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। सारिका जी सबकी तरफ देखते हुए बोली, बच्चों हम सब अगले हफ्ते बनारस जा रहे हैं क्योंकि पूजा का दिन नजदीक आ रहा है। तो क्या तुम सब इस बार चलोगे हमारे साथ? बनारस का नाम सुनते ही सबके फेस पर एक चमक और हल्का सा डर आ जाता है, क्योंकि सालों पहले हुए हादसे के बाद एव ने सबको मना कर दिया था वहां जाने के लिए, खासकर सिमी को। इसलिए वहां सिर्फ बड़े और एव सात्विक ही जाते थे और कोई नहीं। और सारिका वाधवा अपने बच्चों को पहले जैसा देखना चाहती थी कि वो सब पहले के जैसे ही बनारस आए जाए और पुरानी बात भूल जाए। इसीलिए उन्होंने सबसे कहा। चिक्की उन सब में सबसे पहले खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ ग्रैंडमा, मुझे जाना है बनारस, मैं बहुत छोटी थी तब जब गई थी और फिर अब तक हम सब गए ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। अनवी भी खुश थी अपने घर जाने के नाम सुनकर, पर वो उदास भी थी क्योंकि अब वहां कोई भी नहीं था। अहना उसे अच्छे से समझती थी, इसलिए उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अनवी तुम परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम वहां बस एंजॉय करने के पर्पज से जाना, ओके? अनवी भी स्माइल करते हुए हाँ बोल देती है। तभी आस्था जी बोली, वो तो ठीक है, पर चीकू से कौन बात करेगा, क्योंकि वही है जो तुम लोगों को जाने की परमिशन दे सकता है। बाकी किसी में भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सभी का मुंह बन जाता है, पर तभी अनवी, अहाना और चिक्की तीनों एक साथ खुश होते हुए एक दूसरे को देखते हैं। आस्था और सारिका जी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो लोग अपना सर हिलाकर अपने काम में लग जाती हैं और वो तीनों तुरंत उठकर एक रूम में चली जाती है और वहां बैठी मेनका ये सुनकर कि इस बार सबका जाने का प्लान हो रहा है, उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। रूम में चिक्की एक्साइटेड होते हुए अनवी, अहाना से बोली, देविल भैयू को मनाने के लिए एंजल भाभी ही काम आ सकती है। उद्धरण चिन्ह। अनवी और अहाना उसे घूरते हुए एक साथ बोली, साफ साफ कहो। उद्धरण चिन्ह। चिक्की फिर बोली, अरे मेरा मतलब सिमी से है, जो तुम सब ने पहले ही सोच रखा था। उद्धरण चिन्ह। अनवी बोली, हाँ सिमी ही एव भाई को मना सकती है, उसके अलावा वो किसी की बात नहीं सुनेगे। उद्धरण चिन्ह। अहाना भी हामी भरती है उसकी बात पर और चिक्की थोड़ा फ्लर्टी अंदाज में बोली, और वैसे भी कल शाम से अभी तक दोनों साथ है, मुझे पक्का पता है कुछ न कुछ तो जरूर कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा उनके बीच। अहना उसे घूर कर देखते हुए बोली, तुम कब से धैर्य बन गई जो ऐसी बातें कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। चिक्की बचते हुए बोली, वो मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, सिमी आएगी तो उससे बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उस रूम से गायब हो जाती है।
अन्वी, अहाना सर हिला देते हैं। उधर वाधवा इंडस्ट्रीज में धैर्य का केबिन। धैर्य सुस्त होकर एक एक मॉडल का रिज्यूम पढ़ रहा था, पर अभी तक उसे कोई मिला नहीं था और वो अपने साथ शुभम को भी फंसा रखा था। शुभम उसे ही ऐसे धीरे धीरे काम करते हुए घूरे जा रहा था, पर धैर्य तो धैर्य था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तभी उसे एक मॉडल पसंद आ गई और वो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, ओ गॉड थैंक यू सो मच, फाइनली एक ढंग की तो मिली, वरना मुझे तो लगा कि मैं बिना शादी के ही इन्हीं सब कामों में अपनी जिंदगी बिता दूंगा। उद्धरण चिन्ह। शुभम उसकी पागलों के जैसी बातें भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर वो उस फाइल को धैर्य से लेते हुए उस मॉडल का रिज्यूम देखने लगा, जिसका नाम कायरा लूथरा था। वो काफ़ी सुंदर और हाई प्रोफाइल थी। वो काफ़ी एजुकेटेड थी, जिसकी सारी डिग्रियां विदेश की ही थी। वहाँ के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से उसने मॉडलिंग और एक्टिंग शुरू की थी। शुभम एक नज़र उसे देखकर फाइल बंद कर देता है और फिर धैर्य को देखने लगता है, जो तुरंत फ़ोन में बिजी हो गया था। वो उससे बोला, सर ये मैं बिग बॉस को भेज देता हूँ, फिर इसे बुला लूँगा और उसकी सारी जिम्मेदारी बॉस ने मुझे और आपको ही दी है। उद्धरण चिन्ह। धैर्य उसकी बात को आधी अधूरी सुनकर हाँ में सर हिला देता है। फिर शुभम वहां से चला जाता है। एव का केबिन। उसके सीक्रेट रूम का दरवाजा लगभग 2 घंटे बाद खुलता है। एव अपना कोट पहनते हुए अपने केबिन में आता है और अपने चेयर पर बैठकर किसी से खाने का ऑर्डर करता है। उसका फेस काफी खुश और फ्रेश लग रहा था। फिर वो उठकर अपने रूम में जाता है, जहां सिमी बेड पर हाफ नेक्ड होकर चादर से लिपटी हुई थी। वो बहुत थकान महसूस कर रही थी। उसकी ड्रेस सोफे पर पड़ी थी और उसके ऊपर का गारमेंट भी वहीं सोफे पर पड़ा था। सिमी के शरीर पर लव बाइट्स तो जैसे ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि एव फिर उसे नए नए लव बाइट्स दे देता था। उसके होठ फिर सूजे हुए थे। गर्दन, कंधे और कॉलरबोन, चेस्ट पर पड़े निशान साफ बता रहे थे अंदर क्या क्या हुआ था। सिमी बस अपनी थकी हुई आंखों से एव को ही घूर रही थी और एव के फेस पर ये सब देखकर एक हल्की सी स्माइल थी। उसे सिमी के घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके पास जा ही रहा था कि तभी कोई बाहर से गेट नॉक करता है। एव रुक जाता है और बाहर की ओर बढ़ जाता है। तो क्या होगा आगे, और अब क्या होगा? बनारस में क्या करेगी मेनका वाधवा? क्या एव जाने देगा सिमी को एक बार फिर बनारस?